लगभग 2 दशकों की बातचीत के बाद, मतलब अनगिनत मीटिंग्स और कई बार टूटी हुई उम्मीदों के बाद, भारत और यूरोपियन यूनियन ने आखिरकार एक ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते पर दस्तखत कर दिए हैं। बिल्कुल। और जब मैं ऐतिहासिक कह रही हूँ तो ये कोई मजाक नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये समझौता 2 अरब लोगों के बाजार को एक साथ लाता है, जो दुनिया की कुल जीडीपी का लगभग 25% है। 25%, हाँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो इसे द मदर ऑफ ऑल डील्स तक कह दिया है, मतलब सभी डील्स की माँ। तो आज हम इसी डील की गहराइयों में उतरने वाले हैं। हम ये समझेंगे कि इस समझौते के पन्नों के अंदर आखिर लिखा क्या है, इससे असल में किसका फायदा होगा, और सबसे जरूरी, क्यों ये सिर्फ सामान खरीदने बेचने का एग्रीमेंट नहीं है, बल्कि ग्लोबल पॉलिटिक्स की बिसात पर एक बहुत बड़ा दांव है। सही बात है। और हमारी ये पूरी चर्चा भारत EU FTA पर आई एक विस्तृत विश्लेषण रिपोर्ट पर आधारित है। बिल्कुल। और इस डील का समय बहुत महत्वपूर्ण है। ये एक ऐसे दौर में हुई है जब दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति अमेरिका, हाँ, वो संरक्षणवादी यानी प्रोटेक्शनिस्ट नीतियों की तरफ बढ़ रहा है। अमेरिका फर्स्ट की सोच के तहत वो दुनिया भर के देशों पर भारी भरकम टैक्स लगा रहा है। ऐसे में भारत और EU का ये कदम सिर्फ एक व्यापारिक समझौता नहीं है, बल्कि वैश्विक व्यापार के नियमों को फिर से लिखने की एक कोशिश है। मतलब एक तरह का ऐलान है कि दुनिया सिर्फ एक ध्रुव पर नहीं चलेगी। बिल्कुल। तो चलिए इसके पर्दे खोलते हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल तो मेरे दिमाग में यही आ रहा है, ये समझौता जो लगभग 20 सालों से अटका हुआ था, अब अचानक ऐसा क्या हो गया कि ये रातों रात संभव हो गया? जादू की छड़ी तो नहीं, लेकिन उस छड़ी का नाम शायद डोनाल्ड ट्रंप है। अच्छा। देखिए, 2024-25 में बातचीत में जो तेजी आई, उसकी सबसे बड़ी वजह अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप का चुनाव जीतना और उनकी आक्रामक टैरिफ नीतियां थी। मतलब जब अमेरिका ने सब पर टैक्स लगाना शुरू किया। हाँ, जब अमेरिका ने यूरोपियन स्टील से लेकर भारतीय सामानों तक सब पर भारी टैक्स लगाना शुरू किया, तो दिल्ली और ब्रुसेल्स दोनों को यह एहसास हुआ कि अब अकेले चलने का वक्त खत्म हो गया है, कि अब एक दूसरे की जरूरत है। बिल्कुल। ये एक तरह से बाहरी दबाव का नतीजा था, जिसने दोनों को एक टेबल पर आने के लिए मजबूर कर दिया। मतलब ये दोस्ती डर से पैदा हुई है, लेकिन क्या सिर्फ अमेरिकी दबाव ही वजह थी, या भारत और EU के अपने आर्थिक लक्ष्य भी बदल रहे थे? बहुत अच्छा सवाल है। सिर्फ बाहरी दबाव नहीं था, अंदरूनी तौर पर भी दोनों पक्ष तैयार थे। कैसे? भारत मेक इन इंडिया से आगे बढ़कर अब मेक फॉर द वर्ल्ड की सोच अपना रहा है। हमें अपने सामान के लिए बड़े बाजार चाहिए। सही है। वहीं EU चीन पर अपनी निर्भरता कम करना चाहता है, जिसे वो डी रिस्किंग कहते हैं। हाँ, ये शब्द काफी सुन रही हूँ मैं। वो चीन का एक विकल्प ढूंढ रहे थे, और भारत से बेहतर विकल्प कौन हो सकता है। तो एक तरफ अमेरिकी दबाव और दूसरी तरफ चीन से दूरी बनाने की रणनीति, इन दोनों वजहों ने इस डील के लिए एक परफेक्ट माहौल बना दिया। ठीक है, तो अब वजह समझ में आ गई। अब आते हैं असल मुद्दे पर। इस समझौते का मूल ढांचा क्या है? अगर किसी को आसान शब्दों में समझाना हो तो क्या कहेंगे? देखिए, आसान शब्दों में इसका मतलब है कि भारत और EU के बीच बिकने वाले ज्यादातर सामानों पर लगने वाला टैक्स, जिसे हम टैरिफ या आयात शुल्क कहते हैं, हाँ, वो लगभग खत्म हो जाएगा। आंकड़ों में बात करें तो 90% से ज्यादा वस्तुओं पर टैरिफ या तो पूरी तरह से शून्य हो जाएगा या बहुत कम कर दिया जाएगा। और ये सब एक साथ होगा? नहीं, यह एक झटके में नहीं होगा, इसे चरणों में, मतलब फेजेस में लागू किया जाएगा। करीब 30% सामानों पर टैक्स तो तुरंत खत्म हो जाएगा, और अगले 7 सालों के अंदर 93% भारतीय सामान बिना किसी टैक्स के यूरोप में बिक सकेंगे। अच्छा, छूट मिलेगी। एक मिनट, 99.5%? ये तो लगभग सब कुछ ही हो गया। लगभग सब कुछ। मतलब बचा क्या है फिर? हाँ, यहीं पर बात दिलचस्प हो जाती है। वो जो बचा वो 0.5% है, वो बहुत सोच समझकर बाहर रखा गया है। अच्छा। इसे ट्रेड की भाषा में कार्व आउट्स या अपवाद कहते हैं। हाँ। और इन्हीं अपवादों में दोनों पक्षों की घरेलू राजनीति की झलक दिखती है। मुझे ये बात थोड़ी समझ नहीं आई। अगर ये एक मुक्त व्यापार यानी फ्री ट्रेड समझौता है, तो इसमें अपवाद क्यों है? ये तो समझौते की मूल भावना के ही खिलाफ लगता है। ये सवाल इस डील की आत्मा को समझने के लिए जरूरी है। देखिए, कागज पर तो आदर्श मुक्त व्यापार बहुत अच्छा लगता है, लेकिन असल दुनिया राजनीति और घरेलू दबाव से चलती है। EU की तरफ से देखें तो उन्होंने बीफ, पोल्ट्री, चावल, चीनी और डेयरी उत्पादों को पूरी तरह से टैक्स फ्री नहीं किया है। क्यों? क्योंकि फ्रांस, आयरलैंड जैसे देशों में किसानों और डेयरी किसानों की लॉबी बहुत शक्तिशाली है। अगर भारत से सस्ता दूध और चीनी यूरोप पहुंचने लगता, तो वहां के किसान सड़कों पर उतर आते। अच्छा, तो ये अपनी घरेलू इंडस्ट्री को बचाने का एक तरीका है।
और भारत ने किन चीजों को बचाया है? भारत ने भी यही खेल खेला है। हमारी तरफ से सबसे बड़ा अपवाद है ऑटोमोबाइल सेक्टर। कारें। हाँ, इसे तत्काल टैरिफ कटौती से बचाया गया है। हालांकि ईयू की कारों पर शुल्क धीरे धीरे 110% से घटाकर 10% तक लाया जाएगा, लेकिन इसमें कई साल लगेंगे। ताकि हमारी अपनी कार कंपनियों को तैयारी का मौका मिल सके। बिल्कुल। इसके अलावा भारत ने भी अपने किसानों और कुछ छोटे श्रम प्रधान क्षेत्रों जैसे कुछ खिलौना बनाने वाले क्लस्टर्स को पूरी सुरक्षा दी है। तो ये अपवाद दिखाते हैं कि यह आदर्श मुक्त व्यापार से ज्यादा एक व्यावहारिक राजनीतिक और आर्थिक समझौता है। ठीक है, तो राजनीति समझ आ गई। अब आते हैं सीधे सीधे फायदे और नुकसान पर। इस डील के असली विजेता कौन है? चलिए यूरोप से शुरू करते हैं। कौन सी कंपनियों की चांदी होने वाली है? इसमें कोई शक नहीं कि ईयू के लिए सबसे बड़े विजेताओं में से एक उनका ऑटोमोबाइल सेक्टर है। हाँ। आप सोचकर देखिए, भारत में वोल्क्सवैगन, मर्सिडीज बेंज, BMW जैसी यूरोपियन कारों पर अभी 110% का भारी भरकम टैक्स लगता है। हाँ, बहुत ज्यादा। जब ये घटकर सिर्फ 10% रह जाएगा तो उनकी कीमतों पर क्या असर पड़ेगा? 110% से 10%? एक मिनट, इसका मतलब है कि एक कार जो आज टैक्स के बाद 50 लाख की मिलती है, वो कल शायद 30-35 लाख की हो सकती है। हो सकती है। बिल्कुल। ये तो अविश्वसनीय है। ये तो भारत के प्रीमियम कार बाजार का पूरा नक्शा ही बदल देगा। बिल्कुल, ये पूरा गेम चेंजर है। दूसरा बड़ा विजेता है शराब उद्योग। यूरोपियन वाइन और स्कॉच पर अभी 150% का टैक्स लगता है। 150%? हाँ, इसी वजह से वो आम लोगों की पहुंच से बाहर है। अब ये टैक्स घटकर 20 से 30% की रेंज में आ जाएगा। वाओ! तो सोचिए, भारत की हॉस्पिटैलिटी सेक्टर और प्रीमियम बाजार पर इसका क्या असर होगा। इसके अलावा यूरोपियन ऑलिव ऑयल, चीज, चॉकलेट्स और हाई एंड फार्मा उत्पादों के लिए भी भारत का 1.4 अरब लोगों का विशाल बाजार खुल जाएगा। मतलब यूरोपियन कंपनियों की तो सच में लॉटरी लग गई। एक अनुमान के मुताबिक सिर्फ टैरिफ हटने से ही यूरोपियन निर्यातकों को सालाना लगभग 4 अरब यूरो की बचत होगी। वाह! लेकिन एक सवाल है, जब इतनी सस्ती लग्जरी कारें और दूसरे सामान भारत में आएंगे तो हमारी अपनी कंपनियों का क्या होगा? क्या मेक इन इंडिया के लिए ये एक खतरा नहीं है? ये एक वाजिब चिंता है और इसीलिए जैसा मैंने कहा, ऑटो सेक्टर में टैक्स कटौती धीरे धीरे की जाएगी ताकि भारतीय कंपनियों को टेक्नोलॉजी अपग्रेड करने और मुकाबले के लिए तैयार होने का समय मिल सके। लेकिन हाँ, चुनौती तो बड़ी होगी। अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। हाँ, भारत को क्या मिला? भारत के लिए यह डील हमारे श्रम प्रधान उद्योगों यानी लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज के लिए एक संजीवनी बूटी की तरह है। अच्छा। सबसे बड़ा फायदा कपड़ा और परिधान मतलब टेक्सटाइल और अपैरल सेक्टर को होगा। अभी हमारे कपड़ों पर यूरोप में 9 से 17% का टैक्स लगता है, जबकि बांग्लादेश और वियतनाम जैसे देशों को वहाँ टैक्स फ्री एक्सेस मिला हुआ है ना? बिल्कुल। इस वजह से हम मुकाबले में पिछड़ जाते थे। अब ये टैक्स 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि लुधियाना या तिरुपुर में बैठा एक छोटा निर्यातक अब सीधे तौर पर इटली या स्पेन की बड़ी कंपनियों से मुकाबला कर पाएगा बिना किसी टैक्स के बोझ के। सही बात है। ये तो लाखों लोगों के रोजगार से जुड़ा मामला है। बिल्कुल, ये पूरा खेल ही बदल देगा। इसी तरह जूते और चमड़े के सामान पर लगने वाला 12% और 4-5% का टैक्स भी हट जाएगा। अच्छा। ये भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा एक्सपोर्ट सेक्टर है। इसके अलावा रत्न और आभूषण, समुद्री उत्पाद और फार्मास्यूटिकल्स, खासकर हमारी जेनरिक दवाओं के निर्यात में भी बड़ी उछाल की उम्मीद है। हम दुनिया की फार्मेसी हैं और अब यूरोप के लिए हमारे दरवाजे और ज्यादा खुल जाएंगे। बिल्कुल। सिर्फ सामानों तक ही सीमित नहीं है, सेवा क्षेत्र मतलब सर्विसेज सेक्टर का भी जिक्र है। हाँ, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। भारत ने बीमा, बैंकिंग और दूसरे वित्तीय क्षेत्रों को ईयू की कंपनियों के लिए और ज्यादा खोला है। और बदले में हमें क्या मिला? बदले में हमें उम्मीद है कि हमारे आईटी प्रोफेशनल्स, इंजीनियर्स और दूसरे कुशल कामगारों के लिए यूरोप में काम करना आसान होगा। हालांकि इस पर अभी और बातचीत होनी है, लेकिन ये दिखाता है कि ये समझौता सिर्फ सामान के व्यापार तक सीमित नहीं है। तो अब तक की कहानी ये है कि एक बड़ा, जटिल लेकिन दोनों के लिए फायदे का सौदा है। लेकिन जैसा हमने शुरू में कहा था, ये सिर्फ व्यापार नहीं है। इसके पीछे एक बहुत बड़ी भू राजनीतिक मतलब जियोपॉलिटिकल कहानी चल रही है और उस कहानी के केंद्र में है अमेरिका। बिल्कुल। इस समझौते की असली अहमियत अमेरिकी एंगल के बिना समझी ही नहीं जा सकती। जनवरी 2025 में डोनाल्ड ट्रंप के सत्ता में लौटने के बाद अमेरिका ने जो आक्रामक व्यापार नीतियां अपनाई हैं, उसने दुनिया को हिला के रख दिया है। हमारे स्रोतों में एक बहुत ही सटीक उदाहरण दिया गया है। क्या? अमेरिका ने भारतीय सामानों पर 50% का एक तरफा टैरिफ लगा दिया।
और इसमें से 25% तो सीधे तौर पर भारत द्वारा रूस से कच्चा तेल खरीदने की सजा के तौर पर लगाया गया था। मतलब अमेरिका व्यापार को एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है अपनी भू राजनीतिक मांगों को मनवाने के लिए। हाँ, ये तो एक तरह की आर्थिक दादागिरी हुई। आप इसे कुछ भी कह सकती हैं, लेकिन यही आज की हकीकत है। और अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो ये FTA भारत और EU दोनों की तरफ से इसी अमेरिकी दबाव के खिलाफ एक रणनीतिक जवाबी कदम है। अच्छा, EU की व्यापार आयुक्त मारोर शेफचोविच का बयान बहुत कुछ कहता है। उन्होंने कहा कि ये समझौता टैरिफ के ऊपर निष्पक्ष व्यापार, अलगाव के ऊपर साझेदारी का प्रतीक है। उनका साफ इशारा अमेरिका की तरफ था। बिल्कुल, EU ये संदेश दे रहा है कि वो अमेरिकी व्यापार नीति की अनिश्चितता का बंधक बनकर वहीं रहेगा। और भारत की रणनीति क्या है इसमें? ये भारत के व्यापार विविधीकरण मतलब ट्रेड डाइवर्सिफिकेशन की रणनीति का सबसे बड़ा स्तंभ है। भारत किसी एक देश, खासकर अमेरिका पर अपनी आर्थिक निर्भरता कम करना चाहता है। हाल ही में हमने ब्रिटेन, न्यूजीलैंड और ओमान के साथ भी समझौते किए हैं, लेकिन EU के साथ हुआ यह समझौता उन सबसे कहीं ज्यादा बड़ा और प्रभावशाली है। ये दुनिया को बताता है कि भारत अब सिर्फ एक बाजार नहीं है, बल्कि एक ऐसी शक्ति है जो अपने नियम खुद तय कर सकती है। जाहिर है अमेरिका को ये सब देखकर खुशी तो नहीं हुई होगी। उनकी तरफ से क्या प्रतिक्रिया आई? खुश होना तो दूर, उनकी प्रतिक्रिया काफी तीखी और नाराजगी भरी थी। अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने एक बहुत ही कड़ा बयान दिया, जो सीधे तौर पर यूरोप को एक धमकी जैसा था। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि यूरोप अपने ही खिलाफ युद्ध को फंड कर रहा है, क्योंकि वो भारत से ऐसे रिफाइंड पेट्रोलियम उत्पाद खरीद रहा है जो रूसी कच्चे तेल से बने हैं। ये तो सीधा सीधा आरोप है। इसका मतलब तो ये हुआ कि अमेरिका इस समझौते को अपनी आर्थिक और राजनीतिक सत्ता के लिए एक सीधी चुनौती मान रहा है। बिल्कुल, ये बयान दिखाता है कि अमेरिका को लग रहा है कि भारत और EU मिलकर उसके द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों और दबाव की रणनीति को कमजोर कर रहे हैं। और यहाँ एक और दिलचस्प बात है, अमेरिका जानता है कि इस भारत-EU गठबंधन में भी अपनी कमजोरियां हैं। वो देख रहा है कि EU अपनी कृषि लॉबी की वजह से डेयरी जैसे सेक्टर को बचा रहा है। अच्छा, वो समझता है कि इन घरेलू मजबूरियों के कारण ये गठबंधन शायद उतना मजबूत नहीं है जितना दिखता है, और भविष्य में वो इन्हीं दरारों का फायदा उठाने की कोशिश करेगा। वाह, तो ये सिर्फ एक ट्रेड डील नहीं बल्कि एक पूरा ग्लोबल चेस गेम है। बिल्कुल। तो चलिए आज की इस गहरी चर्चा को समेटते हैं। जो मुख्य बातें निकलकर आई हैं वो ये हैं। पहला, ये एक ऐतिहासिक व्यापार समझौता है जो 2 अरब लोगों को जोड़ता है और इसका पैमाना अभूतपूर्व है। दूसरा, ये एक व्यवहारिक सौदा है जिसमें दोनों पक्षों को कुछ मिलता है और कुछ छोड़ना पड़ता है। EU की कार और शराब कंपनियों को भारत का विशाल बाजार मिलेगा, तो वहीं भारत के कपड़ा, चमड़ा और फार्मा उद्योगों को EU में बिना टैरिफ के पहुंच मिलेगी, जिससे लाखों नौकरियां पैदा हो सकती हैं। बिल्कुल। और शायद सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये समझौता सिर्फ व्यापार के बारे में नहीं है, ये अमेरिकी संरक्षणवाद के खिलाफ एक मजबूत संदेश है। हाँ। ये वैश्विक व्यापार में एक नए बहुध्रुवीय युग की शुरुआत का संकेत हो सकता है, जिसमें भारत एक प्रमुख आर्थिक और राजनीतिक शक्ति के रूप में अपनी जगह बना रहा है। बिल्कुल। और मैं श्रोताओं के लिए एक अंतिम विचार के साथ इसे समाप्त करना चाहूंगा। बताइए। देखिए, कागज पर तो सब बहुत अच्छा लग रहा है, समझौते पर हस्ताक्षर हो चुके हैं, जश्न बन चुका है, लेकिन इसकी असली परीक्षा अब इसके कार्यान्वयन यानी इम्प्लीमेंटेशन में होगी। ये सही बात है। ये एक बड़ा सवाल खड़ा करता है, क्या ये समझौता वाकई वैश्विक सप्लाई चेन को चीन से हटाकर भारत EU की धुरी पर ला पाएगा? और क्या ये नई साझेदारी किसी अगले वैश्विक संकट में खरी उतर पाएगी? बिल्कुल, जैसे कोई और महामारी या कोई बड़ा युद्ध। तो क्या ये गठबंधन उस परीक्षा में पास हो पाएगा? असली कहानी तो अब यहां से शुरू होती है।